नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSSB, साथ ही साथ यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये तो क्लास होती है दोस्तों यूट्यूब पे, जिसके अंतर्गत हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी जो दूसरी क्लास होती है दोस्तों इतिहास की, वो होती है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित संपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है दोस्तों, तो फिर आप इतनी सारी चीजों को ऑब्जेक्टिव रूप में याद नहीं रख पाएंगे अपने माइंड में। तो दोस्तों, एक क्रम से आपको एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न तीनों पार्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो एडमिशन की जो फीस रखी गई है केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये रखी गई है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको पूरी हिस्ट्री की नोट्स दी जाएगी और पूरा वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पे जब आप जाएंगे दोस्तों एप्लीकेशन पे, तो कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको दिखेगा। तो वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आपको कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो नीचे नंबर दिया गया है 9415 863 873 पे। चलिए, अब हम अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। निक्की खान जी, अंबिका कुमारी जी, विक्रम सिंह पटेल जी, नेहा जायसवाल जी। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। फिर हम लोग दोस्तों तेजी से आगे मूव करेंगे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और जब ये 80 वर्ष के हो गए थे ना दोस्तों, तो ये 80 वर्ष की अवस्था में जब ये कहाँ पे गए थे, ये कुशीनगर की अंतिम यात्रा पे निकले थे। तो कुशीनगर की जब अंतिम यात्रा पे निकले थे ना, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इसी को दोस्तों महापरिमार निर्माण सूत्र के अंतर्गत लिखा गया है। तो दोस्तों इस बात को भी याद रखिएगा कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। तो देखिए दोस्तों, जब गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर पहुंचे, ये उनकी अंतिम यात्रा थी और वहीं पे क्या हो गई दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी बात को महापरिनिर्वाण सूत्र के अंतर्गत लिखा गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया। तो अभी हमने आपको बताया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया। चलिए बिल्कुल ठीक है, बताइए भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रश्मि तिवारी जी, नेहा जायसवाल जी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर विक्रम सिंह पटेल जी। चलिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया भैया। ठीक है, तो देखिए ऋषि पत्तनम, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये सारनाथ में है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने दोस्तों ऋषि पत्तनम अर्थात सारनाथ पे 5 भिक्षुओं को सर्वप्रथम उपदेश दिया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, सारनाथ ऋषि पत्तनम, यहाँ पे दोस्तों भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। और यहाँ पे उन्होंने 5 अपने शिष्यों को इकट्ठा किया था और इसी 5 शिष्यों को उन्होंने क्या किया था, उपदेश दिया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए
और देखिए एक बात और याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो कोसल राज्य में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है। चलिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये बता दीजिए कि भगवती सूत्र जो है वो किस धर्म से संबंधित है। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें गलतियां यहाँ पे होती है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? छोटी सी बात है, ये बच्चों वाली बात है। भगवती सूत्र जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक है, आप लोग का उत्तर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? तो जितने लोग भी जैन धर्म की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, और इसमें महावीर स्वामी के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि ये बताइए कि कौन सी ऐसी मूर्ति कला है जहाँ पे सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं। चलिए बढ़िया प्रश्न है, बताइए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा शेयर किया करिए, लाइक भी जरूर कर दिया करिए। चलिए भाई बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? बी बोल रहे हैं कुछ लोग ए बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप एक स्थान है जिसका नाम है नचना कुठार। यहीं से दोस्तों सर्वप्रथम मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के दृश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक स्थान है अजयगढ़, इसी के समीप एक स्थान है जिसका नाम है रचना कुठार, और यहीं से दोस्तों सर्वप्रथम मूर्ति कला में रामायण के दृश्य देखने को मिलते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। रश्मि तिवारी जी, अंबिका कुमारी जी, चलिए तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि प्रथम जैन समिति किसकी आहुति की थी। ठीक है, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी, मतलब जो प्रथम जैन समिति था वो किसके द्वारा बेसिकली कंडक्ट कराया गया था, आपको यहाँ पे बताना है। चलिए भाई बताइए, इजी सी बात है, बढ़िया सी बात है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व के समय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। ठीक है, प्रथम कब हुआ था दोस्तों जैन समिति? ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था, और उस टाइम इसकी आहुति अर्थात इसको कंडक्ट कराने का कार्य कौन किया था? भद्रबाहु ने किया था। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न रहा कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। ये अच्छा सा प्रश्न है। अब ये पूछ रहा है कि ये बता दीजिए कि बौद्ध संगीति का प्रथम अध्यक्ष कौन था। चलिए भाई बताइए, आराम से बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये तो बात आपको याद होनी चाहिए, राजगिरी में हुई थी कि नहीं हुई थी? राजगिरी में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष कौन था ये जानना जरूरी है। ठीक है, किसके काल में हुआ था राजगिरी में? अजात शत्रु के, पता है कि नहीं? याद तो होगा ये बात कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगृह में हुआ था, और किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई, ये भी बताना जरूरी है। तो जितने लोग भी महाकश्यप की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके उस टाइम कौन शासक था? शासक था अजात शत्रु, और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे महाकश्यप। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। चलिए भाई ये भी बताइए, अच्छी सी बात है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों देखिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ दिनों कुछ महीने हमारे साथ व्यतीत करिए, पूरी हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी बस हंसते खेलते, ठीक है। लेकिन आपको कंटिन्यूअस हमारी क्लास करनी पड़ेगी, आराम आराम से चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? अश्वघोष की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अश्वघोष जो था वो किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। और जो अश्वघोष थे वो कौन थे? ये कनिष्क के राज कवि थे, है कि नहीं? ये कनिष्क के क्या थे? राज कवि थे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और इसी ने दोस्तों क्या लिखा था? बुद्ध चरित्र लिखा था। ये भी याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। और अश्वघोष किसके समकालीन थे? ये कनिष्क के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था। देखिए वही मैं बता रहा था, वही प्रश्न आ गया। चलिए भाई बताइए, अच्छा सा प्रश्न है, बताइए कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है। अभी मैं वही बताया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा ना दोस्तों। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बी। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, बुद्ध चरित्र को ही बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान से रखिएगा, समझ के रखिएगा, याद रखिएगा कि बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अर्थात बुद्ध चरित्र क्या था दोस्तों? बहुत ही उल्लेखनीय था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। प्रथम में तो हमने देख लिया कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में हुई थी। किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों की जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। चलिए भाई बताइए, अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? ये कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था, ठीक है। और किसके काल में हुआ था? ये कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। ये किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। और ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो अध्यक्ष कौन थे? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर आराम से करिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वसुमित्र, ठीक है। तो वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और यही चतुर्थ बौद्ध संगीति में दोस्तों बौद्ध धर्म जो है वो दो संप्रदायों में बट गया, एक महायान और दूसरा हीनयान में। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली आप ठीक कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए कि शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। बढ़िया प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल, रविंद्र कुमार जी, विक्रम सिंह पटेल जी, मीनू यादव जी, सृष्टि शर्मा जी, रश्मि तिवारी जी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक स्थान है मद्रास के पास जिसका नाम है गुड्डी मल्लम, ठीक है। तो गुड्डी मल्लम से ही दोस्तों शिव की प्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। ये कहाँ पे है दोस्तों? मद्रास में है।
इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य क्या था। ये तो कितनी बार पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न कि ये बताइए कि मौर्य प्रशासन में जो सीता किसे कहा जाता था। ठीक है, चल मौर्य प्रशासन में सीता किसे कहा जाता था। चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, आई थिंक सभी लोग बी बोल रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति है ही नहीं। तो जो राजकीय भूमि होता था, उस राजकीय भूमि का जो राजस्व होता था, इसे ही मौर्य काल में या मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता कहा जाता था। और जो भूमि होती थी दोस्तों, उस पर राज्य का और कृषक का दोनों का अधिकार पाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था। ठीक है, मौर्य काल में जो वाणिज्य से संबंधित जो अध्यक्ष था, उसे क्या कहा जाता था। रश्मि तिवारी जी बोल रहे पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं आता है। पॉलिटी तो थोड़ी चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है ना। ठीक है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हिस्ट्री में इंटरेस्ट आना चाहिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बताइए। मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था। जो वाणिज्य अधीक्षक था, उसे मौर्य काल में क्या कहा जाता था भाई, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है। तो जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था मौर्य काल में, उसे क्या बोलते थे, उसे पांड्या अध्यक्ष बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में जा करके जितनी भी पुरानी वीडियो है हिस्ट्री की, उसको रिवाइज भी किया करिए। ठीक है, क्योंकि एक जो सेशन आता है, वो उस सेशन में संतुलित रूप से प्रश्नों को लाने का प्रयास किया जाता है। तो कुछ भी मिस करेंगे तो उससे आपको लॉस हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पे कौन है। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था, 7 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या होगा भाई। बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, तो मेगास्थनीज किसके द्वारा भेजा गया था, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, किसके द्वारा, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था ना। किसकी राज्यसभा में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में आया था। और इसने दोस्तों भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। और उसमें उसने जो तीसरे स्थान पे रखा था, वो किसको रखा था, व्यापारियों को रखा था। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले स्थान पे दोस्तों कौन थे, पहले स्थान पे दार्शनिक थे, दूसरे स्थान पे कृषक थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों व्यापारी थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आराम से करिएगा। चलिए रश्मि तिवारी जी, सुमित जी, मीनू जी, ठीक है, विक्रम सिंह पटेल जी, सृष्टि शर्मा जी, चलिए मीनू यादव जी। चलिए दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, आप एक्टिव रूप से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। प्रश्न का उत्तर आप देंगे ना, तो आपका माइंड ओपन रहेगा और कहीं ना कहीं अपने आप से भी बहुत सारी चीजों को आप सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप हमारे साथ प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे जुड़िए, कुछ भी बचेगा नहीं, सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई। बिल्कुल ठीक है, सेंड्रोकोटस। ठीक है,
का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किसने दिया था भाई? बताइए, अच्छी सी बात है भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, नहीं उत्तर ठीक आ रहा है, अभी तक उत्तर ठीक नहीं आ रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, जो लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये थे दोस्तों विलियम जोन्स। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? तो वो था दोस्तों विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि अदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहते थे। अब बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि ये बता दीजिए, छोटी सी बात है कि अदेव मात्रक भूमि, ठीक है, अदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहते थे। किस भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था? अच्छा सा प्रश्न है, करिए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी दोस्तों जरूर किया करिए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर, मजेदार सा प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा था तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक राज्य जो है वो अच्छे राज्य की पहचान ये है कि उस राज्य में क्या होना चाहिए ना, सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और उसी के संदर्भ में वहां पे अदेव मात्रक शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अदेव मात्रक शब्द का प्रयोग ये होता है दोस्तों कि जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, अदेव मात्रक। ठीक है, अदेव मात्रक उस भूमि को कहते हैं जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती है। अब कुछ लोगों ने ट्रिक लगा दिया कि अदेव मात्रक मतलब ये तो भगवान से संबंधित है, तो भगवान मतलब भगवान बारिश कर देते होंगे, तो ऐसी सिंचाई किसी साधन से नहीं होती होगी। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन इसे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ तक क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं? इंटरेस्टिंग लगना चाहिए दोस्तों, सेशन इंटरेस्टिंग लगेगा ना तो बहुत मजा आएगा। आप सीखते रहेंगे, हंसते खेलते हुए सारी चीजों को सीख जाएंगे। बस आपको सेशन जो है वो क्या लगना चाहिए? इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अच्छा सा प्रश्न आ गया, कथन हो गया और कारण हो गया। देख, सबसे पहला काम करना है कि ऐसे प्रश्नों को देख करके डरना नहीं है कि नहीं? ऐसे प्रश्न क्या कर देते हैं? डरा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर जो हम बात करें, एक सेकेंड, ठीक है, कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था। क्या ये बात ठीक है? अगर जो आपने हिस्ट्री का गहन रूप से अध्ययन किया होगा तो इस बात को आप जानते होंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्या अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था क्या? बिल्कुल, अशोक जो था दोस्तों मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक हुआ। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे शासक आए, लेकिन अशोक जो था वो सबसे प्रतापी शासक रहा अंतिम अंतिम समय में। ठीक है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया कि किया और अपनी सेना विघटित कर दी। नहीं भैया, इसने अपनी सेना को विघटित किया था क्या? इसने अपनी सेना को कहाँ पे विघटित किया था भाई? ये नहीं विघटित किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, कि ए ठीक है लेकिन आर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। इसने सेना को विघटित नहीं किया था, इसने सेना को क्या किया था? संगठित किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि प्राचीन, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए बताइए। बिल्कुल सोनी शर्मा जी, गुड इवनिंग। समय से ज्वाइन कर लिया करिए, 6 बजे एकदम समय से ज्वाइन कर लिया करिए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया ना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और किससे शिक्षा लिया? भद्रबाहु से शिक्षा लिया। जैन गुरु भद्रबाहु से इन्होंने अंतिम दिनों में क्या किया? शिक्षा प्राप्त किया। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकारा। और शिक्षा जैन धर्म की किससे लिया था? इन्होंने लिया था भद्रबाहु से। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल होती थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बिल्कुल हाँ, स्वर्णवेला कर्नाटक, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं उसके अनुसार एक जो स्वर्ण सिक्के होते थे उसकी तौल कितने रत्ती के बराबर होती थी? इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है। चलिए भाई बताइए, बढ़िया सा प्रश्न है। बिल्कुल कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल होती थी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को देखेंगे तो याद रहेंगे, नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे, है ना? तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना चाहिए? रिवाइज करना चाहिए। रिवाइज कहाँ पे होगा? मेरे पास होगा। 6 बजे आप ज्वाइन करिए, इतना रिवीजन कराएंगे कि हिस्ट्री बच्चों का खेल हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? बी होना चाहिए। 80 रत्ती का एक स्वर्ण का जो सिक्का होता था वो कितने रत्ती का होता था? वो 80 रत्ती का होता था। और दोस्तों एक बात को और ध्यान रखिएगा कि जो चांदी होते थे और जो सोना होता था इसका अनुपात कितना होता था? 10:1 में होता था। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि चांदी और सिक्के का अनुपात क्या होता था? तो चांदी 10 और चांदी और सोने का अनुपात क्या होता था? तो 10:1 का अनुपात होता था। और जो एक स्वर्ण सिक्के होते थे वो कितने रत्ती के बराबर होते थे? तो 80 रत्ती के बराबर होते थे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे भाई? ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर भी जरूर कर दिया करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आप लोग का? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या? ये होगा दोस्तों, ये महेंद्र पाल प्रथम। आई थिंक कि बहुत सारे लोग को इस पे कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर जो आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस देखते रहिए सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। कर्पूर मंजरी के जो लेखक राजशेखर हैं वो किसके गुरु थे? वो महेंद्र पाल प्रथम के गुरु थे। और इनको दोस्तों निर्भय नरेंद्र की उपाधि से विभूषित किया गया था। किस उपाधि से विभूषित किया गया था? निर्भय नरेंद्र की उपाधि से विभूषित किया गया था। किसको? राजशेखर को। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ध्रुव धारावर्ष शासक था। ठीक है, ध्रुव धारावर्ष किस वंश का शासक था? बेसिकली आपको बताना। चलिए भाई, चलिए थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दिया करिए दोस्तों और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए बताइए कि ध्रुव धारावर्ष शासक किस वंश का था? अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों जब आप राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे तो वहां पे आप इनको पढ़ेंगे, ध्रुव धारावर्ष। ठीक है, तो जो ध्रुव धारावर्ष शासक हैं ये किस वंश के थे? राष्ट्रकूट वंश के। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। आई थिंक सभी लोग डी बोल रहे हैं, तो ठीक ही बोल रहे हैं।
चलिए, प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई थी। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय की रचना किस काल के शासकों के समय में हुई थी, बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, चलिए, यहाँ दोस्तों 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये याद रखिएगा, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई थी किस शासकों के राज्यकाल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, रश्मि तिवारी जी का उत्तर ए आ रहा है। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, चंदेल शासकों की राज्यकाल में, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुआ था, और इसके जो लेखक थे दोस्तों, वो कौन थे, श्री कृष्ण थे। और जो चंदेल शासक थे ना, ये मंदिर निर्माण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चंदेल शासकों के समय में बहुत सारे मंदिरों का क्या होता है, निर्माण होता है। और प्रबोध चंद्रोदय ये रचना जो है, ये किसने किया था, श्री कृष्ण ने किया था। किसके काल में हुआ था, तो चंदेल शासकों के राजकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि पल्लव रथ मंदिर स्थित है। अब तो ये बच्चों वाला प्रश्न भाई, कि पल्लव रथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, बताइए। पल्लव रथ मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई, इजी सी बात है। ठीक है, ठीक है, तो पल्लव रथ मंदिर जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ पे है, ये है दोस्तों महाबलीपुरम में। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे एक धर्मराज रथ है जो सबसे बड़ा रथ है, और एक द्रौपदी का रथ है जो सबसे छोटा रथ है। तो जितने लोग भी सी कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि हर्ष के शासन के समय वल्लभी का राजा कौन था। अच्छा सा प्रश्न है कि जब हर्षवर्धन शासन कर रहे थे, तो उस टाइम वल्लभी जो क्षेत्र था, वहां का राजा कौन था। चलिए भाई बताइए, अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, हर्ष के शासन के समय वल्लभी का राजा कौन था। ठीक है, तो देखिए, हर्ष के शासन काल में दोस्तों वल्लभी का जो राजा था, वो था ध्रुवसेन। और हर्ष को दोस्तों किसने पराजित किया था, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है ना कि हर्ष को पराजित करने वाला शासक कौन था, क्योंकि हर्ष तो बहुत प्रतापी था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय का नाम आता है दोस्तों, कि पुलकेशिन द्वितीय, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या किया था, पराजित किया था। तो इस बात को याद रखिएगा कि हर्ष के शासन के समय वल्लभी का जो राजा था, वो ध्रुवसेन सेकंड था। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि मीनांडर की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि मीनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध था, और नागसेन ने मीनांडर को बौद्ध धर्म में क्या किया था, दीक्षित किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न रहा कि वत्स महाजनपद की राजधानी स्थित थी, कहां पे स्थित थी भाई, वत्स की महाजनपद, जो 16 महाजनपद आप पढ़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो 16 महाजनपद आप पढ़ते होंगे। ठीक है, उसमें एक वत्स महाजनपद है, उसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, बेसिकली आपको बतानी है। चलिए बताइए। ठीक है,
चलिए, और जो लोग भी अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, थोड़ा सा लाइक किया करिए, थोड़ा सा शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए भाई बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो जो वत्स था दोस्तों, ये क्या था? ये काफी शक्तिशाली महाजनपद था। और जो वत्स की राजधानी थी वो कहाँ पे थी? कौशाम्बी में थी। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं, आई थिंक मैक्सिमम लोग बी की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? ठीक है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हुए बताइए? अच्छी सी बात है भाई, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं कि नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं भरत। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें इन्होंने रस के 9 प्रकारों को बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है वो कौन है? भरत है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा उत्कीर्ण है? तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। लेकिन ये किस भाषा में वर्णित है ये आपको बताना है यहाँ पे। चलिए भाई बताइए। ठीक है, खारवेल कहाँ का शासक था? याद आ रहा है कि नहीं? कलिंगराज खारवेल, कलिंग का था ना, कलिंगराज खारवेल की उपाधि थी उनकी। ठीक है, चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा उत्कीर्ण है? ठीक है, मीनू यादव जी कह रही हैं कि सर मेरा नाम ले लीजिए, मेरी माता जी कह रही हैं कि नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए मीनू यादव जी आपका मैंने नाम ले लिया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा उत्कीर्ण है? अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, प्राकृत की तरफ। और कोई भाई? और कोई? और कोई? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है ये कहाँ पे अवस्थित है? इसकी स्थिति आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि ये उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। और इसकी जो भाषा है ना वो संस्कृत है। ठीक है, ना कि दोस्तों ये भाषा की बात कर रहा है। देखिए ये भाषा की बात कर रहा है, लिपि की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लिपि और भाषा में क्या होता है? अंतर होता है। लिपि और भाषा में क्या होता है? अंतर होता है। तो भाषा की बात कर रहा है तो भाषा जो हो जाएगा दोस्तों वो संस्कृत हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा लेख उत्कीर्ण है? तो वो है दोस्तों संस्कृत भाषा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे और ये कहाँ पे है दोस्तों? उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत प्यारा सा है, बहुत बार अनेकों बार पूछा गया है कि ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? उत्तरदायी नहीं था, कल मैंने बताया था। कल का सेशन जो लोग ज्वाइन किए होंगे वो लोग पता होगा उन लोगों को इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जो लोग कल का सेशन ज्वाइन किए होंगे उन लोगों को दोस्तों ये प्रश्न पता होगा। ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? उत्तरदायी नहीं था। ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे, एब्सोल्युटली ठीक बोलेंगे। सिंधु में बाढ़, ये सिंधु में बाढ़ आने की जो घटना है दोस्तों ये कब की है? ये तो आपकी लगभग 1750 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के समय की है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल आ जाता है 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल आ जाता है 1000 से 600
या 500, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सिंधु में बाढ़ का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक बात को याद रखिएगा, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नगरों का क्या हुआ, उदय हुआ ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इधर इस क्षेत्र में क्या हुआ था ना, कि बड़े पैमाने पे लोहे का उपयोग किया जाने लगा और बड़े पैमाने पे लौह की प्राप्ति हुई इन क्षेत्रों में। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, 16 महाजनपदों का क्या होता है, उदय होता है। तो अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया। अब ये अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, कि दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया। ये ट्रिकी प्रश्न है, ये बहुत मतलब अगर जो आपने पढ़ा होगा अच्छे से हिस्ट्री को तो आपको पता होगा, ठीक है। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया, बताइए भाई, अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, औरंगजेब बोल रहे हैं, सभी लोग औरंगजेब ही बोल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, तो हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। तो दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया, तो वो दोस्तों किसको बर्बाद कर दिया, औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। और दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि 1682 में अपने पुत्र अकबर द्वितीय का जो पीछा करते हुए औरंगजेब जो है वो दक्षिण भारत में पहुंचा था और उसके बाद उसने उत्तर भारत में आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान क्या हुआ, सिद्ध हुआ। वहीं पे दोस्तों क्या हुआ, इसका कब्रिस्तान एक तरीके से आप कह सकते हैं सिद्ध हुआ। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए, कि शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। शेर शाह सूरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था भाई, बहुत जगह पे आता है, आप लोग सीरियल देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, तो उसमें आता है। बचपन का नाम इनका क्या था, शेर शाह सूरी का एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है फरीद खां, ठीक है। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, फरीद खां था, ठीक है, या फरीद था, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो शेर शाह सूरी था ना दोस्तों, ये बहुत ही प्रशासनिक सेवाओं पे इसने बहुत ध्यान दिया, यानी इसने क्या किया, प्रशासनिक सुधार किए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, तो इसने प्रशासनिक सुधार बहुत ज्यादा किए। और शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, फरीद था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसने लगान की भी व्यवस्था की थी। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था, किसके दरबार में सर टॉमस रो आए थे भाई। ये तो कितनी बार पढ़े होंगे, पॉलिटी में भी पढ़े होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, चलिए बताइए आराम से। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। और प्रत्येक दिन दोस्तों आप हमारे साथ 6 बजे ज्वाइन किया करिए। 6 बजे से आपकी प्रत्येक दिन हिस्ट्री की क्लास होती है, 6 बजे से 7 बजे तक, 1 घंटे की। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि 1-2 महीने हमको ज्वाइन करिए, सारी हिस्ट्री आपको क्या होगी दोस्तों कि ऐसे ही तैयार हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों एप्लीकेशन पे लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे दोस्तों आपको एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न तीनों पार्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एडमिशन स्टार्ट हो गया है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे हिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लासेस लिख के आ रहा होगा, डायरेक्ट कोर्स को आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर जो आपको असुविधा आती है तो इस नंबर पे आप मुझे नीचे ये जो नंबर आ रहा है इस पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था,
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ये कहाँ से आया था दोस्तों? इंग्लैंड से आया था, ये तो छोटी सी बात है, ठीक है। तो 1615 में दोस्तों जब सर थॉमस लो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर में सर्वप्रथम मिला, तो वहां 1615 से 1618 तक मुगल दरबार में ही हो रहा, ठीक है। 1615 में मिला लेकिन 3 वर्ष तक रहा, 1615 से लेकर के 1618 तक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो अकबर थे ना, वो क्या करते थे, वो उनका ये मानना था कि वो राजपूतों से बेसिकली अच्छे संबंध चाहते थे। तो वो अच्छे संबंध क्यों चाहते थे भाई, इस बात को बताना है आपको। चलिए बताइए। चलिए, रश्मि तिवारी जी, विक्रम सिंह पटेल जी, कल्पना द्विवेदी जी, रविंद्र कुमार जी, रश्मि तिवारी जी, जानवी जयंत जी, मंजूषा जी, सोनी शर्मा जी, मीनू यादव जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए, क्या उद्देश्य था तब भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अकबर का ऐसा मानना था कि अगर जो सीमा विस्तार करना है ना, तो अन्य शासकों से आप क्या करिए, अच्छे संबंध बना लीजिए। और इसी के चक्कर में अकबर ने क्या किया, कई सारी शादियां भी उन लोगों को अकबर ने कर लिया, ताकि क्या हो, हमारे संबंध अन्य राज्यों से और अन्य शासकों से अच्छे रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, विस्तारवादी नीति अपना पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ये बताइए, बढ़िया प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ से 100% आना है आपके एग्जाम में, ये चारों में से एक प्रश्न 100% आना है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। पानीपत का प्रथम युद्ध सबको पता ही होगा, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुआ था भैया? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। आगे दोस्तों बात करें खानवा का युद्ध, ठीक है। तो खानवा का युद्ध 27 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, ठीक है। ये 1527 में हुआ था बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच। चौसा के युद्ध की बात करें दोस्तों, तो शेर शाह और हुमायूं के मध्य ये हुआ था, ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के मध्य। और इसी में दोस्तों हुमायूं क्या हुआ, पराजित हो गया था। ये कब हुआ था? 1539 में, ठीक है। और इसमें दोस्तों हुमायूं जो था वो पराजित हो गया था। उसके बाद वो खानाबदोश की जिंदगी व्यतीत करने लगा, 15 साल तक वो दूर रहा। फिर वो कब आया? 1555 में वो आया और अगेन वो आक्रमण किया और अगेन मुगल साम्राज्य को क्या किया, आगे बढ़ाया। और एक बढ़ा है दोस्तों कन्नौज का युद्ध। ये कब आया दोस्तों? कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ था। ये शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। तो इसमें दोस्तों इसमें हुमायूं को हार मिली थी, ठीक है। तो इसी के बाद हुमायूं जो हुआ वो क्या हुआ, पलायित हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया नहीं है, बट जितने लोग भी कर रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि हुमायूं ने, देखिए वही प्रश्न आ गया कि हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया चौसा के युद्ध में 1540 में। उसके बाद 1540 से लेकर के 1555 तक जो हुमायूं था ना, वो खानाबदोश के जैसे इधर उधर घूमता रहा, ठीक है, इधर उधर घूमता रहा, ठीक है। एक मतलब आप कह सकते हैं कि उसका कोई स्ट्रेटजी नहीं रहा, बस 15 वर्ष एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पे घूमता रहा। लेकिन फिर 15 वर्ष बाद वो आया हुमायूं 1555 में, ठीक है। और वो आकर के किसको हरा दिया? चलिए बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। वो आकर के किसको हरा दिया? तो वो आ गया दोस्तों और सिकंदर शाह को हरा दिया। किसको हरा दिया? सिकंदर शाह को हरा दिया और पुनः दोस्तों मुगल सल्तनत को स्थापित कर लिया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये दोस्तों युद्ध हुआ था 22 जून 1555 को। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया। चलिए, जो जहांगीर थे उसने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया कि खुसरो साहब की इसने सहायता की थी, इसलिए इसको क्या करो, मृत्युदंड दे दो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और लाइक भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है आप सभी लोगों से कि वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। एक शेयर एक लाइक में क्या जाता है, ठीक है, एक शेयर एक लाइक तो कर सकते हैं ना। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम रहती है, तो निवेदन है जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं एक लाइक करिए, एक शेयर करिए। चलिए बताइए कि जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता के आरोप में मृत्युदंड दिया। सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं भाई, सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं, तो जितने लोग भी सी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी और खुसरो की सहायता करने के आरोप में जहांगीर ने इनको क्या टिक करा दिया था, मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न रहा कि किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। अब ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया भाई कि किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, 2 बार राज्याभिषेक तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, शाहजहां होगा ना। तो जितने लोग भी, सॉरी औरंगजेब होगा ना, सॉरी औरंगजेब, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। ये 2 जगह 2 बार हुआ था, एक बार आगरा में और दूसरी बार दोस्तों दिल्ली में हुआ था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। बहुत प्यारा सा प्रश्न कि औरंगजेब के समय में कौन सा ऐसा जाट नेता था जो भरतपुर की स्थापना की थी, बताइए भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर का स्थापना किया था। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। चलिए बताइए। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी चूरा मन की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की, तो ये चूरामन ने किया था दोस्तों। और इसने क्या किया था कि एक बहुत बड़े दुर्ग की स्थापना किया था जिससे कि मुगलों को चुनौती दिया जा सके। लेकिन बाद में चल करके दोस्तों ये क्या हो गया, ये पराजित हो गया जय सिंह द्वितीय से, और इसके बाद इसने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था। छोटा सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है कि 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक का नाम क्या था। चलिए ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ठीक है। 1556 में जब हुमायूं की मौत हो गई दोस्तों, ठीक है, तो उसके बाद जो राज्याभिषेक हुआ वो किसका हुआ, अकबर का हुआ। और अकबर का संरक्षक कौन था भैया, अकबर का संरक्षक था बैरम खां। ठीक है, तो सी होगा ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। जब हुमायूं का मृत्यु हो गया दोस्तों 1556 में, तो उसके बाद अकबर जो था वो केवल और केवल 13 वर्ष का था। तो ऐसी स्थिति में अकबर का राज्याभिषेक किया गया, लेकिन इसको संरक्षण किसका प्रदान हुआ, वो प्रदान हुआ दोस्तों बैरम खां का। और अकबर किसका बेटा था, अकबर की माता का नाम क्या था दोस्तों, हमीदा बानो। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में
फिरोज शाह का शासन था? अच्छा सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का शासन था? ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1540 से 45 तक कौन था दोस्तों? शेर शाह था ना। 1540 से 45। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, हुमायूं एवं अकबर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो वो था दोस्तों हुमायूं और दूसरा था अकबर। ऑप्शन नंबर बी सभी लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रणेता कहा जाता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? कर्जन साहब की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रणेता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, क्योंकि इसने लोगों के अंतर्गत क्या किया? राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, कर्जन के तरफ जा रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और लॉर्ड कर्जन दोस्तों कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न रहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? अब ये बच्चों वाला प्रश्न आ गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन प्रतिदिन किनकी ओर मोड़ा था? ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे दोस्तों, क्योंकि 7:30 पे इकोनॉमिक्स की भी क्लास आपकी शुरू करनी है। ठीक है, तो गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आम जनता की तरफ। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? ठीक है, महात्मा गांधी कब लौटे थे भैया? कब लौटे थे ये? 1915 में लौटे थे ना। और सबसे पहले आंदोलन कहाँ पे किए थे? बिहार के चंपारण में किए थे ना। लेकिन ये सक्रिय रूप से राजनीति में कब आए, आपको बेसिकली ये बताना है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, 1919 में, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। 1917 में चंपारण में इन्होंने दोस्तों क्या किया? आंदोलन किया। लेकिन रोलेट एक्ट के विद्रोह में सबसे पहले इन्होंने 1919 में राजनीतिक सक्रियता को निभाया। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? अब ये भी बच्चों वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, तो किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। ठीक है, और टैगोर ठीक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता के राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा ही है। ठीक है, तो रोलेट एक्ट के विरोध में 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में दोस्तों इन्होंने राजनीति में अपनी सक्रियता को निभाना शुरू कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये भी प्रश्न बहुत इजी सा है भाई। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी ही, और क्या। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को एशिया छोड़ने को कहा? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को एशिया छोड़ने के लिए कहा? बताइए। ठीक है, तो ये बात भी दोस्तों गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था। तो याद रखिएगा कि किसने कहा कि अंग्रेजों तुम एशिया को छोड़ के भाग जाओ, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? ठीक है, पूना समझौते पे हस्ताक्षर किसने किया था? ये तो इजी सा प्रश्न है। चलिए भाई बताइए।
बिल्कुल ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अंबेडकर साहब हो जाएंगे ना। ठीक है, पूना समझौते पे हस्ताक्षर किसने किया था? अंबेडकर साहब ने किया था। तो दोस्तों थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं चल रहा हूँ इसलिए, ताकि हमको 7:30 बजे इकोनॉमिक्स की भी क्लास शुरू करनी है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र कौन था? ठीक है, जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन स्थल कहाँ पे था? ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ पे हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला कोई भी प्रश्न नहीं है दोस्तों, तो ठीक है। प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन कर लिया करिए, एकदम एग्जैक्ट 6 पे। ठीक है, और दोस्तों हमारी जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इतिहास की चल रही है। यहाँ पे आपको एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न तीनों पार्ट इतिहास के पढ़ाए जा रहे हैं। और दोस्तों विश्वास मानिए कि अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, एक क्रम से इतिहास को पढ़ते रहेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते रहेंगे ना, तो विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि आपको हिस्ट्री में कहीं भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। वहाँ पे पूरी हिस्ट्री की आपको नोट्स भी दी जा रही है और पूरी वीडियो लेक्चर भी दी जा रही है। एडमिशन ओपन है दोस्तों। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन दिया गया है, वहाँ से एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे इस प्रकार का एक कोर्स आ रहा होगा, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लासेस लिख करके, उसको वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर जो आपके पास कोई भी समस्या आती है दोस्तों, तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए, 9415 863 873 पे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। रश्मि तिवारी जी, मीनू यादव जी, सोनी शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मिलेंगे दोस्तों कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।